एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व पीवाईक्यू सीरीज 2020। सो 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस की बात कर रही हूं जो कि आपने देखा। मैंने 2020 से ही पीछे पूछे गए क्वेश्चंस के आई थिंक 3-4 सेशंस मैंने अब तक ले लिए हैं और उन क्वेश्चंस को आपने देखा होगा अगर, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्या टाइप होता है, क्या लेवल है क्वेश्चंस का। उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हुए मैं आपको उस स्लाइड पर लेकर के चल रही हूँ जहां से हमें आज का क्वेश्चन देखना है, आज का सेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा इस सेशन का। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज फाउंड इन समवन हु। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन किस तरह से पाया जाता है और किसमें। लाइक इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज फाउंड इन समवन, अगर किसी में इंट्रिंसिक मोटिवेशन पाया जाता है तो क्या होता है, किस तरह से होता है वो। राइट, किस तरह से आप कह सकते हैं कि ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। उस मोटिवेशन को देखने के बाद आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन 1 is motivated by rewards and recognition given by the organization. दूसरा है is motivated by the salary offered by the organization. तीसरा है is motivated by his peer group in the organization. और चौथा है is motivated by the enjoyment of the performance or task. So intrinsic motivation किसके द्वारा फाउंड किया जाता है, कैसे कैसे आप जज कर सकते हैं कि ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का ही कारण है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस को देख लीजिए एक बार फिर से। क्वेश्चन को जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको खुद समझ में नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते रहते हैं और आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब तक आप क्वेश्चन को खुद नहीं पढ़ते हैं आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाती है। तो बेटर कि आप खुद से क्वेश्चन को पढ़ें एंड खुद सॉल्व करें। सो आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा एंड क्वेश्चन का आंसर है इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज फाउंड इन समवन हु इज मोटिवेटेड बाय द enjoyment of the performance or task. Option number 4 would be the right answer for this question. So जब intrinsic motivation कहाँ से आता है, right? Intrinsic motivation का मतलब कि आप internally motivated है तभी आप अपने काम को enjoy कर रहे हैं। आप जब काम को enjoy करके करते हैं, मजे से करते हैं, एकदम तबीयत खुश करके करते हैं, ऑब्वियस सी बात है अगर आप अच्छे से खुश होकर के कोई काम करते हैं, दिल से करते हैं, दिल लगा के काम करते हैं, तो वो काम भी बहुत अच्छा होता है और देखने वाला आपको यही कहेगा कि इसका ये जो मोटिवेशन है ना वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। इसको किसी ने सपोज अगर आपको आपका मैनेजर बोलता है कि नहीं ये आपको काम करना ही करना है और इतने टाइम पीरियड में ही करना है, तो आपके लिए वो एक तरह से सप्रेस करता है वो पर्सन, आपको वो एज अ मैनेजर आपको कहीं ना कहीं उसके लिए दबाव मिलता है और आप उस चीज को करने के लिए, उस काम को करने के लिए स्ट्रेस लेते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो वो होता है जो स्पॉन्टेनियसली होता है। स्पॉन्टेनियसली आप किसी को काम करते हैं, अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं जब, और दिल लगा के काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड यू कैन से इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर हियर, is motivated by the enjoyment of the performance or taste. राइट, अ टास्क होना चाहिए, टास्क लिखा है यहाँ पर, राइट, टास्क होना चाहिए, परफॉर्मिंग अ टास्क होना चाहिए। Intrinsic motivation is found in someone who is motivated by the enjoyment of the performing a task. पहला देखेंगे is motivated by rewards and recognition given by the organization. ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि intrinsic motivation का reward से कोई मतलब नहीं है। reward तो होता है ये एक extrinsic motivation हो जाएगा। अगर reward provide किया जा रहा है तो वो extrinsic motivation होगा, ना कि intrinsic motivation होगा। दूसरा है इज मोटिवेटेड बाय द सैलरी ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक्सट्रिंसिक के ही अंदर आएगा, इंट्रिंसिक नहीं है। तीसरा है इज मोटिवेटेड बाय हिज पीयर ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी
एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, ना कि इंट्रिंसिक. सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस का? पहला है चैनल, दूसरा है मेजरमेंट, तीसरा है इनकोडिंग, चौथा है रिसीवर. आपको इसका सही आंसर बताना है. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. इनमें से ऐसा कौन सा है जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस नहीं है, राइट? सो आप देखते ही समझ जाएंगे कि कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें यूज होती है, क्या क्या चीजें कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं. सो ऑब्वियसली आप देखेंगे चैनल क्या है? चैनल एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है. दूसरा देखेंगे इनकोडिंग भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है. सबसे पहले जब आप मैसेज देते हैं तो आप इनकोड करते हैं, इसके बाद डिकोड होता है. रिसीवर, ऑब्वियसली आप मैसेज देंगे, कोई रिसीव करेगा तभी तो कम्युनिकेशन पास ऑन होगा, राइट? मैंने कहा, आपने सुना, तो ऑब्वियसली मैं सेंडर हो गई, आप रिसीवर हो गए. मैं यहाँ पर सेंडर का काम कर रही हूँ. चैनल क्या है? चैनल जो हमारा नेटवर्क है, ये चैनल ही तो है. नेटवर्क के थ्रू ही हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं. मतलब ऑब्वियसली वन वे कम्युनिकेशन है. यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन क्या है? इसमें चैनल का एक यूज है. इन कोड हो रहा है, डी कोड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, राइट? मेजरमेंट का कोई रोल नहीं है कम्युनिकेशन के अंदर. सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. मेजरमेंट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following leadership theories has proposed that there is best leadership style. Question है, which of the following leadership theories has proposed that there is best leadership style. पहला है situational theory, दूसरा है charismatic theory, तीसरा है trait theory, या फिर चौथा behavioral theory. So इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है. एक बार क्वेश्चन को आप खुद से पढ़िए and then try to solve the question. So here the right answer for this question is option number 1, situational theory. पूछा था which of the following leadership theories has proposed that there is best leadership style. So situational theory best leadership style को बताता है, propose करता है. charismatic theory नहीं है, trait theory भी नहीं है, and behavioral theory भी नहीं है. यहाँ पर जो सबसे राइट एंड अप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज सिचुएशनल थ्योरी हैज प्रपोज्ड दैट देयर इज अ बेस्ट लीडरशिप स्टाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजरियल ग्रिड हैज बीन डेवलप्ड बाय. मैनेजरियल ग्रिड किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको. ऑप्शन नंबर 1 है रेंसिस लिकर्ट ने दिया था, दूसरा या फिर एल्टन मायो ने दिया था, तीसरा है WJ रेडिन ने दिया था, या फिर फोर्थ ऑप्शन है ब्लैक एंड मॉर्टन ने दिया था. मैनेजरियल ग्रिड किसके द्वारा दिया गया था? सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, ब्लैक एंड मॉर्टन ने दिया था मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी. नेक्स्ट देखेंगे, which of the following approach has emerged from the findings of Hawthorne experiments. आपको बताना है कौन सा अप्रोच ऐसा है जो कि एमर्ज हुआ है फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स. हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है. सिस्टम अप्रोच बताता है, पहला ऑप्शन है. दूसरा ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच बताता है, तीसरा है डिसीजन थ्योरी अप्रोच बताता है, या फिर चौथा ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच बताता है. Which of the following approach has emerged from the findings of Hawthorne experiment? So here the right answer for this question is option number 4, human relations approach. Human relations, Hawthorne experiment में human relations की बात की जाती है, human relations approach की बात की जाती है. So here right answer is option number 4, human relations approach has emerged from the findings of Hawthorne experiment. System approach नहीं होगा, human behavior approach भी नहीं होगा, and decision theory approach भी नहीं होगा. Option number 4 would be the right answer for this question. Next question है, which one of the following is a technique of financial control? आपको बताना है इनमें से कौन सा टेक्निक है फिनेंशियल कंट्रोल का. पहला ऑप्शन है ABC एनालिसिस है, दूसरा ब्रेक इवन एनालिसिस है, तीसरा है माइलस्टोन बजटिंग है, या फिर चौथा है क्वालिटी सर्कल.
तो जब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए, क्या टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। देयर इज अ बेस्ट टेक्निक वेयर यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस। सबसे पहले आप एलिमिनेशन करिए कि क्या नहीं हो सकता है। सो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाएंगे, सपोज आप ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, आपने नहीं देखा इससे पहले, बट फिर भी इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि टेक्निक क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल की टेक्निक क्या हो सकती है। क्या क्वालिटी सर्कल है, क्वालिटी सर्कल से क्या लेना देना है फाइनेंशियल कंट्रोल का, ये तो नहीं होगा। माइलस्टोन बजटिंग है, माइलस्टोन बजटिंग भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं आप डाउट पे होंगे, लेकिन फिर आप जब ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो समझ में आएगा कि नहीं, माइलस्टोन बजटिंग भी नहीं हो सकता है। क्या एबीसी एनालिसिस है, नो नो, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑब्वियसली ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो फाइनेंशियल कंट्रोल की टेक्निक है, राइट। सो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन के थ्रू। सो जब भी क्वेश्चन में आप स्टक होते हैं, परेशान होते हैं, फंसते हैं, तो आप पहले सबसे पहली बात तो आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कभी कभी तो क्वेश्चन की समझ नहीं हो पाती कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कोई पूछ क्या रहा है, क्या करना क्या है, कह क्या रहा है, राइट। सो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होता है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जब ऐसी प्रॉब्लम आए कि आपको क्वेश्चन ही समझ में ना आए, तो आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें, आपको समझ में आने लगेगा। 100% अगर नहीं भी समझ में आए तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंडीशन में आ जाएंगे, राइट। सो एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का ही सहारा लेना होता है जब आप मझधार में फंसते हैं, जब आपको क्वेश्चन नहीं आता है, जब क्वेश्चन में आप फंसते हैं। हर कोई करता है, मैंने भी किया है, हम सब करते हैं, राइट। सो एलिमिनेशन इज द बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन whenever we stuck. So here the right answer for this question is option number 2, break even analysis. Next question है, as per which section of Industrial Disputes Act 1947 a lockout is declared in consequence of an illegal strike, or a strike declared in consequence of an illegal lockout shall not be deemed to be illegal. Options है आपके सामने, सेक्शन 1 सॉरी ऑप्शन नंबर 1 में है सेक्शन 24, ऑप्शन 2 है सेक्शन 30, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 25 एंड फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 36। सो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी, एज पर विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, मतलब पूछ रहा है किस सेक्शन के तहत, किस सेक्शन के आधार पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 a lockout is declared in consequence of an illegal strike, or a strike declared in consequence of an illegal lockout shall not be deemed to be illegal. So ये बात सेक्शन 24 के तहत कही गई है। So here the right answer for this question is option number 20, ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 24 में ये बात कही गई है। सेक्शन 30 भी नहीं होगा, सेक्शन 25 भी नहीं होगा, सेक्शन 36 भी नहीं होगा। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मोटिवेशन, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मोटिवेशन के लिए यूज किया जाता है। पहला है रोटेशन, जॉब रोटेशन, दूसरा है जॉब सिंप्लीफिकेशन, तीसरा है जॉब इनलार्जमेंट एंड चौथा है जॉब इनरिचमेंट। इनमें से कौन सी टेक्निक है या फिर ऐसा प्रोसेस है या फिर फैक्टर है जो कि मोटिवेशन के लिए यूज किया जाता है। क्या वो जॉब रोटेशन है? ऐसा तो नहीं है, जॉब रोटेशन से क्या मोटिवेशन आएगा। जॉब सिंप्लीफिकेशन, नो नो, इससे भी आपका मोटिवेशन लेवल नहीं आएगा, ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। जॉब इनलार्जमेंट, अरे आपका काम अगर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या आपको मोटिवेशन मिलेगा? नो नो, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। किससे आपका मोटिवेशन बढ़ सकता है? वो है जॉब इनरिचमेंट से। जब आपकी सैलरी बढ़ा दी जाए तो ऑब्वियस सी बात है आप मोटिवेट हो जाएंगे कि अरे मेरी सैलरी बढ़ गई, अब तो मुझे काम करना ही करना, जितना मुझे सैलरी मिल रही है, जो मुझे पे आउट हो रहा है, उस एटलीस्ट उसको तो जस्टिफाई करूं, इतना तो मुझे काम करना ही है। तो एक तरह से मोटिवेशन होता है, आप पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों वे में मोटिवेटेड होते हैं। अगर आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है, आपका अप्रेजल होता है, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपको बोनसेस मिलते हैं, तो ये सब आपको मोटिवेट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे सिर्फ बात की गई है जॉब इनरिचमेंट की। जॉब इनरिचमेंट का मतलब कि जब आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, देन दैट इज द कॉज ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी एक्शन इज, पहला ऑप्शन है a disciplinary action in which appropriate action according to the offense is taken,
क्या ऑप्शन अगेन पढ़ूंगी मैं। पहला ऑप्शन, अ डिसिप्लिनरी एक्शन इन विच एप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस इज टेकन। दूसरा है, अ डिसिप्लिनरी एक्शन इन विच नो पेनाल्टी एप्रोप्रिएट टू द ऑफेंस इज imposed। तीसरा है, अ डिसिप्लिनरी एक्शन इन विच मैक्सिमम पेनाल्टी एप्रोप्रिएट टू द ऑफेंस इज imposed। एंड चौथा है, अ डिसिप्लिनरी एक्शन इन विच मिनिमम पेनाल्टी एप्रोप्रिएट टू द ऑफेंस इज imposed। इस क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए, खुद से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ऐसे पढ़ने से नहीं आता, जब तक आप खुद क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। सो बेस्ट आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन का मैं बता देती हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी एक्शन। प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी एक्शन इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज क्वेश्चन, progressive disciplinary action is a disciplinary action in which minimum penalty appropriate to the offense is imposed। मतलब यहाँ पर एक ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन जहां पर मिनिमम पेनाल्टी रखी जाती, कम से कम पेनाल्टी, मतलब ऐसा कि आपको माइनर सी पेनाल्टी रखी जाती है फॉर किसी भी, मतलब ऐसा कोई ऑफेंस है जो आपने कुछ किया है, गलती की है या फिर आपने ऐसा कोई ऑफेंस किया है, उसके बदले में आपको माइनर सी पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई जाए या फिर इम्पोज की जाए। दैट इज द प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी एक्शन, जिसको प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी एक्शन के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है। सो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। बाकी के 3 ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला देखूंगी, अ डिसिप्लिनरी एक्शन इज इन विच एप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस इज टेकन। ये नहीं होगा, प्रोग्रेसिव नहीं है ये, राइट। मतलब प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी एक्शन इज इस लाइक पहला ऑप्शन को मैं पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन के साथ अटैच करके पढ़ रही हूँ, राइट। सो इसको लगा के देखिए कि क्या आपको सेटिस्फाई कर रहा है। प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी एक्शन इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन इन विच एप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस इज टेकन। नहीं, ये प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी नहीं हो रहा है, राइट। दूसरा देखेंगे, अ प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी एक्शन इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन इन विच नो पेनाल्टी एप्रोप्रिएट। मतलब अगर कोई पेनाल्टी ही नहीं लगाओ तो ये कैसे प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं, दूसरा तो होगा ही नहीं। तीसरा है, अ प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी एक्शन इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन इन विच मैक्सिमम पेनाल्टी अप्रोप्रिएट टू द ऑफेंस इज इम्पोज। मतलब मैक्सिमम भी नहीं कर सकते, मतलब कहते हैं कि प्रोग्रेसिव वे में जब प्रोग्रेसिव वे की बात कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम कर दें तो भी नहीं चलेगा, वो भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। बिल्कुल भी पेनाल्टी ना लगाओ किसी भी ऑफेंस के लिए, तो ये भी बात सही नहीं है कि आप उसको ऐसे ही छोड़ दो। या फिर आप पहला ऑप्शन देखेंगे, अ डिसिप्लिनरी एक्शन इन विच एप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस इज टेकन। मतलब कि उसके अकॉर्डिंग आपने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। ये प्रोग्रेसिव नहीं है, कहीं ना कहीं सही है अपनी जगह पर, ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है, राइट, और वो भी राइट आंसर देखना है। क्योंकि यूजीसी का स्ट्रेटेजी ही यही है कि आपको 4 जो ऑप्शंस देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल ऑप्शन सारे आपको सही लगते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट एंड नियरेस्ट एंड क्लियरेस्ट ऑप्शन आपको चुनना होता है, वैलिड ऑप्शन चुनना होता है। बाकी के ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल राइट आंसर को ही चुनेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, डिसिप्लिनरी प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी एक्शन इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। A disciplinary action in which minimum penalty appropriate to the offense is imposed। So ये इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से इसका जो लॉजिक है, जो फंडा है, किस तरह से काम करता है, राइट, प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी एक्शन का। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपने एंजॉय किया होगा क्लास को। एंड अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, मेरा पीपीटी एंड मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आती हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें जो भी नए सेशंस में अपलोड करती हूँ यूट्यूब पर। एंड अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरह का लैक नजर आता हो तो भी आप मुझे बताइए ताकि मैं उस पर वर्क कर पाऊँ। ऑलराइट, so thank you so much for watching me. Thank you very much.